पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद एक नया विधेयक लाया जाएगा। इस नए विधेयक के पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा होगा। दरअसल नया विधेयक सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक संसद में अब पेश किया जाएगा और इसके बाद इसका उद्देश्य यही है कि जो लंबित मामलों की संख्या है, अगर वर्तमान समय में आप बात करें तो लगभग 92,385 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसको निपटाया जाए, इसमें तेजी लाई जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट की कार्यक्षमता के विस्तार के साथ साथ न्याय प्रक्रिया भी तेज हो सके। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, प्रावधान क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करते हुए जो लंबित मामले हैं उनको निपटाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा करना, यानी कि 33 न्यायाधीश प्लस 1 वर्तमान में, यानी कि 34 की जो संख्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर, उस संख्या में 4 का इजाफा, यानी कि 37 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी कि कुल संख्या 38 हो जाएगी। अब इसी खबर के आलोक में हम बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य यही है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में संशोधन विधेयक 2026 संसद में पेश किया जाए और इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए। तो क्या इससे पहले न्यायाधीशों की संख्या के बढ़ने का इतिहास क्या है, एक नजर उस पर भी डालते हैं और फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर। देखिए, यहां पर बात की जाए तो इसके प्रभाव और पृष्ठभूमि की बात की जाए तो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लंबित मामले हैं उसको निपटाया जाए, न्यायपालिका की कार्यक्षमता में सुधार हो, न्याय वितरण की प्रक्रिया तेज हो। अब सवाल उठता है कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां दी गई है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124(1) है, संसद को ये शक्ति देता है कि वो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी संख्या में इजाफा कर सकती है। अब इसके लिए अगर कहा जाए तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उसी समय जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो 28 जनवरी 1950 को जब उद्घाटन हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है 1937 से लेकर लगातार संघीय न्यायालय के रूप में 1937 से 50 तक काम करती थी, जो कि संघीय अदालत होती थी, फेडरल कोर्ट होती थी। अब यहां पर जब उद्घाटन हुआ तो पुराने संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ही उद्घाटन हुआ था। तो इस समय न्यायाधीशों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? तो यहां पर 7 न्यायाधीश थे प्लस 1 सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कुल संख्या की बात करें तो 8 थी, लेकिन फिर इसमें वृद्धि कब हुई? तो 1956 में एक संशोधन किया गया, 1956 में, और इस संशोधन के बाद जो संख्या है वो कितनी हो गई? तो न्यायाधीशों की संख्या हो गई 10 प्लस 1 सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि ये संख्या हो गई 11। ठीक, फिर इसके बाद आप देखेंगे वर्ष 1960 में इस संख्या में फिर वृद्धि हुई। 1960 में आप देखेंगे ये संख्या बढ़कर जो 1956 में आप देख रहे हैं कि संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 11 हो गई थी। 1960 में इसमें वृद्धि होकर 11 से ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 13 हो गई, 13 हो गई। ठीक है, फिर इस संख्या में इजाफा हुआ। 1977 में यह संख्या 17 हो जाएगी। 1977 में कितनी हो जाएगी? 1977 में तो 17 हो जाएगी। लेकिन यहां पर फिर आप देखेंगे कि 1979 तक जाते जाते इस पर एक संख्या पर एक प्रतिबंध लगाया गया कि जो कार्यकारी न्यायाधीशों की संख्या होगी, यानी कि जो कार्य करेंगे, वो 15 से ज्यादा नहीं होगी। कार्यकारी संख्या को 15 न्यायाधीश प्लस 1 सीजेआई तक सीमित किया गया 1979 के अंत तक, लेकिन फिर सीजेआई के अनुरोध पर ही इस प्रतिबंध को हटा भी लिया गया था। फिर 1986 में एक संशोधन और होता है, 1986 में एक संशोधन और होता है, और इस संशोधन में क्या होता है संख्या? तो 25 न्यायाधीश हो जाते हैं प्लस 1 सीजेआई हो जाते हैं, यानी कि यह संख्या 1986 में एक बार फिर बढ़ती है। फिर आप देखेंगे वर्ष 2008 में जो संशोधन था, उस संशोधन के माध्यम से यह संख्या 30 होती है। तो एक संशोधन और आपको वर्ष 2008 में दिखाई दिया जिसकी संख्या 30 हो गई। यह संशोधन 2008 है, 2008-9 उसको बोलते हैं। इसके बाद अगर बात करें 2019 में इस संख्या की, तो यह बढ़कर 2019 में कितनी हो गई थी? तो 2019 में यह संख्या बढ़कर हो गई थी 33 न्यायाधीशों की संख्या थी और प्लस 1 सीजेआई, यानी कि कुल संख्या की बात करें तो 34 हो गई थी। ठीक, तो ये निरंतर जो वृद्धि का इतिहास रहा है वर्तमान में, अगर इस समय आप देखें सुप्रीम कोर्ट में, तो 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में है, यानी कि कुल संख्या 34 है। अब 2026 में जो प्रस्तावित संशोधन है, इसमें 37 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश समेत 4 संख्या का इजाफा करते हुए 38 जो है वो संख्या प्रस्तावित है।
इसका मूल उद्देश्य आपको शुरू में ही बताया गया कि न्यायपालिका में जो लंबित मामले 92,385 आपको बताए गए, 92,385 से ज्यादा ही हैं मामले लंबित, इनको निपटान इनका करना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर जो लोड है उस लोड को कम करना, कार्यक्षमता बढ़ाना, ताकि न्याय प्रक्रिया को तेज किया जा सके। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। यह संख्या बढ़ेगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रक्रिया को यहां पर बताया गया है कि मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ तो 8 न्यायाधीश यानी कि 7+1 थे, 1956 में 10 हुए, 1960 में 13 हुए, फिर 77 में संशोधन हुआ तो 17। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्तमान में 37 न्यायाधीश प्लस 1 CJI, तो संख्या कितनी है? नहीं, ये प्रस्तावित है 33+1 यानी कि 34, ठीक है। और यहां पर 37+1 यानी कि 38, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124(2), उसका 124 का खंड 2 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति उन्हीं के द्वारा की जाती है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124(2) है, राष्ट्रपति की नियुक्ति की, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की बात करता है। और साथ साथ अनुच्छेद 124(3) कहता है कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो नियुक्त हो सकता है, बशर्ते कि वो भारत का नागरिक हो। साथ साथ किसी भी हाई कोर्ट में उसको जो है 5 वर्षों का अनुभव हो, या लगातार 2 हाई कोर्ट्स की अगर बात करें तो लगातार 2 न्यायालयों में उसको बतौर न्यायाधीश 5 वर्ष का उसको अनुभव हो, या तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो उसको हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट, और राष्ट्रपति की नजर में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना जरूरी है। अगर ये योग्यता होती है अनुच्छेद 124 खंड 3 के अनुसार, तो वो भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता, भारत के राष्ट्रपति के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अब इसकी नियुक्ति के लिए उम्र सीमा की बात करें तो निर्धारित न्यूनतम सीमा कोई नहीं है, लेकिन 65 वर्ष तक की आयु सीमा अधिकतम इसकी निर्धारित की गई है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। इसके अलावा वेतन भत्तों की बात करें तो भारत की संचित निधि से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन को, भत्तों को दिया जाता है। और साथ साथ यह भी कहा जाता है कि अगर ये रिटायर्ड हो गए, चूंकि प्रतिष्ठित पद होता है, तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट में ये वकालत नहीं कर सकते हैं और गवर्नमेंट की अथॉरिटी में कहीं पर भी ये पैरवी नहीं कर सकते हैं। साथ साथ एक बात और आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी रिटायर्ड न्यायाधीश को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे कोई रिटायरमेंट किसी का हो भी गया तो अनुच्छेद 128 के अनुसार उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेकर फिर से न्यायाधीश के रूप में सेवा देने के लिए वापस बुला सकता है। किसके द्वारा? तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे और उस अनुमति के बाद रिटायर्ड न्यायाधीश को भी वो सेवा देने के लिए बुला सकते हैं। हटाने की बात भी कर लें तो अगर इनको पद से हटाना होता है तो केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही इनको पद से हटाया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से समर्थित एक प्रस्ताव इसके लिए लाना पड़ता है, जिसमें कि संसद के जो कुल सदस्य होते हैं उनके बहुमत की आवश्यकता तो होती ही है, साथ साथ उपस्थित और मत देने वाले लोगों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो योग्यता नियुक्ति की बात की, भारत का नागरिक, 5 वर्ष का हाईकोर्ट का अनुभव, 10 साल का हाईकोर्ट में बतौर वकील का अनुभव आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के लिए 124(2) आपको याद रखना है। प्रतिष्ठित न्यायविद का विकल्प होता है जो राष्ट्रपति की नजर में। साथ साथ कार्यकाल सेवानिवृत्ति की बात करें तो 65 वर्ष की अधिकतम आयु, न्यूनतम के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। शपथ और निष्ठा की बात करें तो राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की रक्षा और निष्पक्ष कार्य करने की शपथ अनिवार्य है। वेतन और वित्तीय सुरक्षा की बात करें तो वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसका भुगतान संचित निधि से किया जाता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना पे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की और आप चाहते हैं कि आपकी बुनियादी तैयारी से लेकर पीसीएस परीक्षा के लिए एक संपूर्ण तैयारी हो सके, तो आपके लिए हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स बैच से जुड़ना लाभदायक होगा, क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा आपकी 6 दिसंबर को है। अभी अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपके लिए पर्याप्त समय है कि आपकी अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा को आप क्रैक कर सके। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स से आप जुड़िए।
इस कोर्स की जो वैलिडिटी है, यानी कि 12 महीने की वैलिडिटी है, तो 12 महीने तक इस कोर्स को आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है इस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए बार बार रिवीजन करने का। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ये प्रीलिम्स बैच उपलब्ध है, तो इससे आप जुड़िए, क्योंकि 4 मई से बैच जो है प्रारंभ हो रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम का। तो इसमें आपको खासियत यह है कि आपकी बुनियादी तैयारी यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको परीक्षा के लिए एक संपूर्ण तैयारी इस माध्यम से मिलती है, इस कोर्स के माध्यम से मिलती है। तो कैसे इस कोर्स को आपको प्राप्त करना है, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स जब उस पर सर्च करेंगे तो वहां पर आप जा सकते हैं और इस कोर्स को पहले उसकी विशेषताएं देख लीजिए, क्योंकि यहां पर हमारी एक्सपर्ट टीम उसी हिसाब से आपको पढ़ाती है, उसी हिसाब से कोर्स को डिजाइन किया गया है जिससे कि आपकी तैयारी में कोई बाधा नहीं आने पाए। क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें कि अगर प्रीलिम्स आपका रुकता है तो पूरे पूरे साल आप पीछे चले जाते हैं। तो प्रीलिम्स की तैयारी को बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि मेंस की तैयारी आपकी सारी गुणवत्ता आपकी रखी रह जाती है अगर आप प्रीलिम्स फेल करते हैं। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण यहां पर विकल्प उपलब्ध कराता है। तो दृष्टि पीसीएस को से आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स से संबंधित इस कोर्स के लिए अगर संपर्क करना चाहते हैं तो 8750187501 पर आप कॉल करिए, हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी पूरी मदद करेगी। साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। संविधान संशोधन का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित है? विकल्प आपके सामने है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 368। अब ये प्रश्न छोड़ते हैं आपके जिम्मे, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ जवाब के अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी, आपकी परीक्षा में सहयोगी होंगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब की प्रतीक्षा होगी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।